हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अपनी वन लाइनर सीरीज़ के पार्ट 5 को। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। यह पंक्ति किसकी है? तो बेटा यह पंक्ति है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित। नेक्स्ट है अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत आभास हिंदी है। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? यह कथन है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अपभ्रंश को प्राकृत आभास हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृत आभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? इसका उत्तर होगा बेटा 8वीं शती से। परिनिष्ठित अपभ्रंश में देशी बोलियों के मिश्रण से भाषा और साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया बेटा अवहट। अपभ्रंश के सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलते हैं? तो पतंजलि कृत महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद्र का समय है 12वीं सदी से। हेमचंद्र का समय कब से शुरू होता है? 12वीं सदी से। अपभ्रंश को न भाषा किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी ने। हिंदी के प्रचार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ और इसके संपादक कौन थे? इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था 1896 ईस्वी में और इसके संपादक थे वेणी प्रसाद। हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द है ईरानी सिंधी का ईरानी रूपांतर है जिसका मूल अर्थ है भारत का, भारतवासी या भारत के पदार्थ। किन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास और सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां माना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था जॉन जोशुआ कैटलर ने हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से 1698 में। नेक्स्ट है बेटा हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। दक्षिणी को हिंदुस्तानी का सहोदरा भाषा कहने वाला कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी। दक्षिणी को हिंदुस्तानी की सहोदरी भाषा कहने वाला कौन था? सुनीति कुमार चटर्जी। अवहट भाषा से आशय है परवर्ती अपभ्रंश। अवहट भाषा से आशय है परवर्ती अपभ्रंश। उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के शब्द भेद हैं? अपभ्रंश के। उपनागर, आभीर और ग्राम्य अपभ्रंश के ही भेद हैं। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का श्रेय किसे है? तो ये है आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है? ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। इस गुप्त लिपि से 6ठी शताब्दी में सिद्ध मातृका लिपि निकली। कालांतर में इसी के कुटिल या वक्र अक्षरों के कारण इसे कुटिल लिपि या वक्राक्षर कहते थे। इसी से देवनागरी लिपि का विकास भी हुआ। अब हम दूसरा कालखंड शुरू करते हैं, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र खंड हम इसका शुरू करेंगे जो इसी पुस्तक से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि हर एग्जाम में चाहे वह आपका एस्टेट है, सीटेट है, डीएसएस है या कोई अन्य टीचिंग एग्जाम है, तो सभी में काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह खंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय काव्यशास्त्र और आलोचना। तो भारतीय काव्यशास्त्रीय संप्रदाय सबसे पहले देखेंगे कि संप्रदाय किसका है, इसका क्या समय रहा, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन थे और इनके सिद्धांत ग्रंथ कौन कौन से हैं। रस सिद्धांत, सबसे पहले रस सिद्धांत देखेंगे। इसका ईस्वी पूर्व द्वितीय शती इसका समय है। भारतीय आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक रहे हैं। और नाट्य शास्त्र जिसमें 36 अध्याय थे, ये इनका सिद्धांत ग्रंथ है। दूसरा आता है अलंकार सिद्धांत, 6ठी शती पूर्वार्ध इनका समय है। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामह। इसका सिद्धांत ग्रंथ है काव्य अलंकार, 6 परिच्छेद जिसमें विद्यमान है। फिर तीसरा संप्रदाय आता है रीति संप्रदाय। इसका समय है 8वीं शती पूर्व। आचार्य वामन इसके प्रवर्तक हैं और इसका सिद्धांत ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। नेक्स्ट आता है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत का समय रहा है 9वीं शती उत्तरार्ध। आचार्य आनंद वर्धन इसके आचार्य रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं। और ध्वन्यालोक जिसमें 4 अध्याय हैं, ये इसका सिद्धांत ग्रंथ है। वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आचार्य कुंतक ने और वक्रोक्ति जीवितम इसका सिद्धांत ग्रंथ है। औचित्य सिद्धांत 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका समय निर्धारित किया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक थे। और औचित्य विचार चर्चा इसका सिद्धांत ग्रंथ है। फिर है चमत्कार सिद्धांत, ये 17वीं शताब्दी में इसका समय माना जाता है। आचार्य विश्वेश्वर ने यह सिद्धांत दिया था और चमत्कार सिद्धांत इसका सिद्धांत ग्रंथ है। फिर इससे संबंधित कुछ प्रमुख कथन हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। ये किसने कहा था? ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पात्रों के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है।
नेक्स्ट है, इसको कहा था मुंशी प्रेमचंद ने, यानी कि उनमें जो भी रचनाओं में जो चरित्र हैं उनको पाठकों के सामने यथार्थ रूप में रखता है, यानी उनमें कोई भी बदलाव नहीं करता है, जो का तो उनको हमारे सामने पेश करता है। तो ये कहा था मुंशी प्रेमचंद ने। रसात्मक अनुभूति की लालित्यपूर्ण मार्मिक अभिव्यंजना का वह भरत मुनि का, शब्द और अर्थ का सामंजस्य का वह आचार्य भामे का, जिसमें अभिष्ट अर्थ की अभिव्यंजना हो, ये वह यह कथन है आचार्य दंडी का। वक्रोक्ति गर्भित शब्दार्थ का दूसरा नाम का वह है, ये कहा था आचार्य कुंतक ने। दोष रहित गुणावली और कभी कभी अनअलंकृत भी शब्द और अर्थमयी रचना का वह है, यह आचार्य मम्मट का कथन है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे हम। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कथन है। एक बार मैं आपको कहूंगी कि इनको बार बार दोहराइए, जिससे कि एग्जाम में आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।